क्या आपको लगता है कि पैसा कमाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है? बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि पैसे से ही पैसा बनता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है? इसी झूठ की वजह से एक आम इंसान पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ अपनी सैलरी के इंतज़ार में निकाल देता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा राज़ है जो स्कूल ने आपसे हमेशा छुपाया। दुनिया के सबसे अमीर लोग गेम को बिल्कुल अलग तरीके से खेलते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हवा में से पैसा इन्वेंट करते हैं। स्वागत है आपका जेन नैरेटिव्स के रिच डैड पुअर डैड एआई पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 5 में। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के उस सबसे बड़े सीक्रेट को डिकोड करेंगे जो रैट रेस की दीवार को हमेशा के लिए तोड़ देता है। द रिच इन्वेंट मनी। आज हम जानेंगे कि कैसे अमीर लोग अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से वो करोड़ों के मौके देख लेते हैं जो बाकी सबको नजर ही नहीं आते। अगर आप भी बिना पैसे के पैसा इन्वेंट करने का ये असली मास्टरमाइंड हैक समझना चाहते हैं तो अपने हेडफोन्स लगाइए और ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में हमेशा टॉप करते हैं, वो आगे चलकर अक्सर उन्हीं बच्चों की कंपनी में काम क्यों कर रहे होते हैं जो पीछे बैठा करते थे? सुनने में ये थोड़ा अजीब और शायद चुभने वाला लग सकता है, लेकिन जब बात आर्थिक सफलता की आती है तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल के ग्रेड से ज़्यादा कुछ और ही तय करता है कि आखिर आगे कौन बढ़ेगा। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात है और जिसे समझने में लोग अक्सर बड़ी गलती कर देते हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए या तो किस्मत चाहिए या कोई बहुत बड़ा इनहेरिटेंस मिल जाए जहां बाप दादा की जमीन मिल जाए। पर सच तो यह है कि असली खेल पूरा का पूरा माइंडसेट और उन आर्थिक नियमों का है जो लगातार बदल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की इस गहरी चर्चा में हम कुछ ऐसे ही मटेरियल्स और स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं जो इस पूरी आर्थिक दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख देते हैं। आज हम ये समझने वाले हैं कि असली दुनिया में अमीर लोग पैसा कमाते नहीं हैं, बल्कि वो पैसे का आविष्कार करते हैं, यानी उसे लिटरली इन्वेंट करते हैं। एग्जैक्टली। हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग डर और शंका को पीछे छोड़कर मार्केट में छिपी हुई उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान लेते हैं जो आम इंसान को नजर ही नहीं आती। ये चर्चा किसी के भी आर्थिक भविष्य की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। और वैसे भी ये विषय आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ रोज़ लेऑफ्स होते हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आते हैं और तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी की खबरें आती रहती हैं। ऐसे माहौल में पुराने तरीके से सेफ खेलना शायद सबसे बड़ा आर्थिक रिस्क बन चुका है ना? बिल्कुल। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम शुरू से समझते हैं। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही जबरदस्त कहानी दी गई है जो इस पूरी चर्चा की नींव रखती है। ये कहानी है अलेक्जेंडर ग्रैम बेल की। ओह हाँ, टेलीफोन वाले अलेक्जेंडर ग्रैम बेल। हाँ, वही। तो जब उन्होंने नया टेलीफोन इन्वेंट किया और उसका पेटेंट बनाया, तो उन्हें अपने इस नए आविष्कार को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी। वो उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए। उन्होंने अपना पेटेंट और पूरी कंपनी सिर्फ $1 लाख में बेचने का प्रस्ताव रखा। अब आज के हिसाब से सोचें तो वेस्टर्न यूनियन को ये अपॉर्चुनिटी तुरंत लपक लेनी चाहिए थी। $1 लाख तो कुछ भी नहीं है उस पेटेंट के आगे। और उन्होंने बेल को वहां से मना कर दिया और नतीजा तो हम सब जानते ही हैं। अलेक्जेंडर ग्रैम बेल ने आगे चलकर AT&T जैसी $multi-billion कंपनी खड़ी कर दी। अरे वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। एक बड़ी और सफल कंपनी के प्रेसिडेंट जिनके पास सारे रिसोर्सेज थे, वो आगे का नजारा क्यों नहीं देख पाए? यही तो पॉइंट है। और ठीक इसके विपरीत हमारे स्रोत एक और कहानी पेश करते हैं। एक 45 साल का डाउनसाइज मैनेजर जिसकी हाल ही में नौकरी चली गई है, वो अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ फैक्ट्री के गार्ड्स के सामने इसलिए गिड़गिड़ा रहा है ताकि उसे फैक्ट्री मालिकों से एक बार बात करने का बस मौका मिल जाए और उसकी नौकरी बच जाए। बाप रे, ये तो बहुत ही दुख भरी सिचुएशन है। हाँ, और उसने हाल ही में एक नया घर भी खरीदा था और उसे डर था कि बिना सैलरी के उसका सब कुछ छिन जाएगा। तो अब देखिए, एक तरफ वो नया आविष्कारक जो रिजेक्शन के बाद भी साम्राज्य खड़ा कर देता है, और दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा मैनेजर है जो डर के आगे घुटने टेक देता है। ये कंपैरिजन सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। हमें बचपन से यही तो सिखाया जाता है कि अच्छे ग्रेड्स लाओ और एक सेफ नौकरी पकड़ो और बस चुपचाप मेहनत करो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई हिम्मत और ऑडेसिटी स्कूल के ग्रेड से ज्यादा तय करते हैं कि किसी का भविष्य कैसा होगा? बिल्कुल करते हैं। मुझे तो लगता है कि ये पुराने सेफ विचार अब पूरी तरह से एक लायबिलिटी बन चुके हैं।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी नए और एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर में पुराना विंडोज 95 का सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश करें, सिस्टम तो क्रैश होगा ही ना। हाँ, ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। सिस्टम इसलिए क्रैश करता है क्योंकि वो नए माहौल के हिसाब से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। हम सब के अंदर वैसे ये दोनों कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। एक वो जो बेल की तरह नया आविष्कार कर सकता है और दूसरा वो मैनेजर जो डर के मारे घुटनों पर बैठ जाता है। सही कहा। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एकेडमिक रूप से स्मार्ट होना काफी नहीं है। जिंदगी में अक्सर स्मार्ट लोग नहीं बल्कि हिम्मत वाले लोग आगे बढ़ते हैं। आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट एक ऐसी दीवार है जो क्षमता को पूरी तरह दबा देती है। और यही आत्मसंदेह लोगों को सेफ खेलने पर मजबूर करता है। तो अगर डर को पीछे छोड़ने की बात है तो हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी आर्थिक ज्ञान को थोड़ा डीपली समझना होगा। हमारी अब तक की बातों से एक बात क्लियर है कि पैसे को लेकर ज्यादातर लोग वही ट्रेडिशनल रास्ता ही अपनाते हैं। हाँ, और सोर्सेस के मुताबिक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का असली मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस रखना। मैं थोड़ा चाहती हूँ कि हम इस ऑप्शंस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा खोलकर समझें ताकि सबको क्लियर हो। जरूर। देखिए, ऑप्शंस का मतलब है कि जब एक रास्ता बंद हो तो आपको नए रास्ते बनाने आते हैं। इसको समझाने के लिए स्रोत में कैश फ्लो बोर्ड गेम का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। एक चर्चा आती है जहां एक तलाकशुदा महिला ये गेम खेल रही थी। वो आर्थिक रूप से थोड़ी परेशान थी और गेम के जरिए कुछ सीखना चाहती थी रियल लाइफ के बारे में। ठीक है। गेम के दौरान उसने एक बोट यानी नाव खरीदने का कार्ड ड्रॉ किया। जैसे ही उसने वो कार्ड ड्रॉ किया, वो बेहद खुश हो गई। उसे लगा कि उसने जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। वेट, मैं यहाँ पर थोड़ा गेस करती हूँ। उसे लगा होगा कि बोट एक एसेट है, उसकी नेटवर्थ बढ़ गई और वो अमीर हो गई और शायद वो अब गेम जीतने ही वाली है ना? हाँ, और यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है इस कहानी का। उसका सोचना बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने अभी गेस किया, लेकिन जब उसने उस बोट को अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पर रखा, तब आर्थिक सच्चाई उसके सामने आई। उसे पता चला कि वो बोट दरअसल उसके आर्थिक हालत को बुरी तरह खा रही थी। मतलब कैसे खा रही थी? देखो, बोट का मेंटेनेंस, उसकी ईएमआई, उसका फ्यूल का खर्चा, ये सब मिलकर उसके कैश फ्लो को नेगेटिव में ले जा रहे थे। जब उसने ये ध्यान से देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने हमेशा मैथ और फाइनेंस का पूरा काम अपने एक्स हस्बैंड पर छोड़ा था। उसे एक्चुअली पता ही नहीं था कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का असली फर्क होता क्या है। उसकी नजर में तो हर महंगी चीज एक एसेट ही थी। ये तो सच में आंखें खोलने वाला किस्सा है। गेम ने पूरी तरह से एक आईने की तरह उसका आर्थिक व्यवहार उसके सामने रख दिया। यानी उसकी आर्थिक स्थिति इसलिए खराब नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसीलिए थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ महंगी चीजें इकट्ठा करने पर था, बिना ये समझे कि वो चीजें उसकी जेब में पैसा डाल रही हैं या निकाल रही हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और हमारी दुनिया हमें लगातार ऐसे इंस्टेंट फीडबैक देती रहती है, चाहे वो कोई गेम हो या हमारी रियल लाइफ हो। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात पता है क्या है? लोग इस फीडबैक को देखकर अपने रास्ते बदलने के बजाय हालात को दोष देने लगते हैं या आर्थिक रूप से कंप्लीटली वहीं रुक जाते हैं। वो बस किसी चमत्कार या किसी परफेक्ट टाइम का इंतजार करने लगते हैं। मैं इस साइकोलॉजी को सच में थोड़ा और समझना चाहती हूँ। लोग नए ऑप्शंस आखिर क्यों नहीं क्रिएट करते? क्यों लोग हमेशा एक सही वक्त का इंतजार में बैठे रहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होगा तभी हम कुछ करेंगे? स्रोत में एक ट्रैफिक लाइट वाली एनालॉजी शेयर की गई है जो इस साइकोलॉजी को पूरी तरह बेनकाब कर देती है। हाँ, वो ट्रैफिक लाइट का उदाहरण बहुत कमाल का है। ये बिल्कुल वैसा ही ले जैसे कोई सफर शुरू करने से पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपने ड्राइववे में बैठा रहे और बस इस उम्मीद में रहे कि अगले 5 मील तक सारी की सारी ट्रैफिक लाइट्स एक ही वक्त पर ग्रीन हो जाएंगी, तभी वो गाड़ी आगे बढ़ाएगा। ऐसा तो हकीकत में कभी नहीं होता ना। ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। आपको गाड़ी आगे बढ़ानी ही पड़ती है। रास्ते में रेड लाइट्स आएंगी, आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और तब आपको तुरंत वहाँ फैसले लेने होंगे कि कौन सा डिटूर लेना है या कहाँ से गाड़ी निकालनी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दरअसल यही है। अगर मार्केट डाउन है तो आपके पास उस डाउन मार्केट में भी पैसे बनाने के कितने ऑप्शंस हैं। हाँ, ये देखना जरूरी है। अगर बैंक लोन देने से मना कर दे तो बिना बैंक के डील कैसे पूरी करनी है? जो लोग इन रुकावटों को देखकर नए जवाब ढूंढ लेते हैं वही असली आर्थिक आज़ादी पाते हैं। जो लोग सब कुछ परफेक्ट होने का बस वेट करते रहते हैं वो जिंदगी भर उस ड्राइवे में ही
बैठे रह जाते हैं। ये बात सीधे दिमाग पर असर करती है। इसके आगे स्रोत एक और बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाता है। वो कहता है कि पैसा दरअसल रियल नहीं है, ये सिर्फ एक आपसी समझौता या अग्रीमेंट है। अब देखिए, ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है। कोई भी आम इंसान आपसे कहेगा कि भाई साहब आकर मेरा बिजली का बिल देखो, पैसा बहुत रियल है। हाँ, वो तो कहेंगे। लेकिन स्रोत का मानना है कि जब हम समझ जाते हैं कि पैसा सिर्फ एक आइडिया है, तो हम उसे इन्वेंट करना शुरू कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इन फिलोसॉफिकल बातों से निकालकर आइए एक प्रैक्टिकल उदाहरण पर लाते हैं। 1990 के दशक का वो फीनिक्स एरिजोना का रियल एस्टेट डील। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे सच में लगा जैसे ये कोई जादू का खेल चल रहा है। क्या आप उस डील को थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं डिटेल में? जरूर करूंगा। ये उदाहरण पूरी तरह से इस बात का सबूत है कि पैसे का आविष्कार आखिर होता कैसे है। तो बात है 1990 के दशक की। एरिजोना के फीनिक्स शहर की इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी थी उस टाइम। चारों तरफ डर का माहौल था मार्केट में। लोग अपने घर सस्ते में बेच रहे थे ताकि बैंक उन्हें जब्त ना कर लें। आम लोग ऐसे वक्त में पैसा बचाकर भेड़चाल में शामिल हो जाते हैं और डर कर बैठ जाते हैं। सही बात है, ऐसे टाइम पे सिक्योरिटी ही सबको चाहिए होती है। लेकिन जिन लोगों के पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है ना, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन वक्त होता है पैसा बनाने का। उस वक्त जो घर आम दिनों में $1,00,000 के थे, वो मार्केट में $75,000 में मिल रहे थे आसानी से। ठीक है, 1,00,000 का घर 75,000 में मिल रहा है, ये तो मतलब एक अच्छा डिस्काउंट हुआ। पर हमारे स्रोत तो कहते हैं कि ऑथर को वो घर सिर्फ $20,000 में मिल गया। मैं यहाँ आपसे सच में पूछना चाहूंगी कि कोई अपना 75,000 का घर 20,000 में क्यों बेचेगा आखिर? ये प्रैक्टिकली कैसे संभव है? ये तब संभव होता है जब आप वहां देखते हैं जहां दूसरे लोग नहीं देख रहे होते हैं। ऑथर ने किसी टिपिकल रियल एस्टेट एजेंट से बात नहीं की इसके लिए, क्योंकि एजेंट्स तो मार्केट प्राइस पर ही प्रॉपर्टी बेच रहे थे। वो सीधे एक बैंक्रप्सी अटर्नी के ऑफिस के बाहर गए। अच्छा, बैंक्रप्सी अटर्नी? हाँ, वहां उन लोगों के घर थे जो पूरी तरह से डिफॉल्ट कर चुके थे और बैंक कभी भी उनका घर छीनने ही वाला था। उन्हें बस उस डील से जल्दी बाहर निकलना था, अपना थोड़ा बहुत क्रेडिट बचाने के लिए। ऐसे डेस्परेट माहौल में ऑथर ने एक डील नेगोशिएट की और वही 75,000 का घर उन्हें सिर्फ $20,000 में एक्चुअली मिल गया। चलिए, मान लिया कि उन्हें वो घर 20,000 में मिल गया उस अटर्नी के थ्रू। लेकिन अगला सवाल तो ये आता है कि वो 20,000 आए कहाँ से? स्रोत बताता है कि उनके पास खुद का कोई पैसा था ही नहीं। यही तो स्मार्टनेस है। उन्होंने अपने एक दोस्त से 90 दिनों के लिए $2,000 उधार लिए ताकि वो उस घर की डाउन पेमेंट दे सके। बैंक ने बाकी का पैसा फाइनेंस कर दिया क्योंकि डाउन पेमेंट तो दे दी गई थी। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। वेट, मतलब उन्होंने 2,000 दोस्त से लिए, पर आगे क्या किया उन्होंने घर मिलने के बाद? घर अपने नाम आते ही ऑथर ने अखबार में तुरंत एक ऐड निकाला। ऐड में लिखा था घर बिकाऊ है $7,000 में और नो मनी डाउन, यानी नए खरीदार को शुरुआत में कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी है। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान बैंक से लोन नहीं ले सकता या जिसके पास जमा पूंजी नहीं है, उसके लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। खरीदार तुरंत भागे भागे आ गए और वो घर 7,000 में बिक दिया। रुकिए, मैथ अभी भी मुझे क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ। अगर घर 7,000 में बिक गया तो ऑथर के पास $40,000 कैश आना चाहिए था, है ना? क्योंकि उसने 20 में लिया और 7 में बेचा। लेकिन स्रोत में तो लिखा है कि उन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट क्रिएट किया। ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है भाई साहब? पर यहीं पर आकर होता है मनी इन्वेंशन, यानी पैसे का आविष्कार। ऑथर को कोई कैश नहीं मिला एक साथ। जब आप नो मनी डाउन पर घर बेचते हैं तो आप खुद एक बैंक बन जाते हैं उस खरीदार के लिए। नए खरीदार ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, जिस पर लिखा था कि वो ऑथर को $7,000 चुकाएगा हर महीने किश्तों में, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। अच्छा, मतलब ऑथर अब बैंक बन गया? बिल्कुल। अब देखो, ऑथर ने वो घर 20,000 में लिया था और 7,000 में उस नोट के आधार पर बेचा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस पेपर पर लिखा हुआ $40,000 का जो डिफरेंस है, वो अब ऑथर का एक नया एसेट बन गया है। नया खरीदार जब भी महीने की किश्त देता था तो ऑथर उसमें से अपने बैंक का पुराना मॉर्गेज भरता और बाकी बचा हुआ मुनाफा अपनी जेब में सीधा रख लेता। और उस दोस्त का क्या जिससे 2,000 उधार लिए थे? हाँ, वो भी सुनो। नए खरीदार से ऑथर ने $2,500 की एक प्रोसेसिंग फी अलग से चार्ज की थी अपफ्रंट। उस $2,500 में से उसने अपने दोस्त के $2,000 और $200 का इंटरेस्ट उसे तुरंत वापस कर दिया।
तो उसका दोस्त भी खुश। भाई ये तो सच में किसी जादू से कम नहीं लग रहा मुझे। यानी सिर्फ एक एड निकालने, थोड़े से पेपर साइन करने और थोड़ी सी दिमागी समझदारी से 30 घंटे के आसान से काम में बिना अपना एक भी पैसा लगाए उन्होंने $40,000 का पेपर एसेट बना लिया। और सोर्सेज तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसी 6 डील्स की उस वक्त जिससे लगभग $1,90,000 के एसेट्स लिटरली हवा से पैदा हो गए, जिनसे हर साल $19,000 की आमदनी आने लगी उन्हें, वो भी बिना किसी टैक्स के। एग्जैक्टली और यही पावर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की। लेकिन देखिए मैं यहाँ पर एक जेन्युइन डाउट रेस करना चाहती हूँ। ये सब सुनने में बड़ा आसान और एकदम पिक्चर परफेक्ट लगता है कि वाह क्या मस्त डील हो गई। अगर मैं एक आम आदमी की तरह सोचूं तो मुझे लगेगा ये पूरा स्कैम जैसा है या बहुत बड़ा रिस्क है। क्या हो अगर वो नया खरीदार आगे चलकर पैसे चुकाना बंद कर दे, यानी वो डिफॉल्ट कर दे, तब तो वो पेपर और अग्रीमेंट सब धरे के धरे रह जाएंगे और असली बैंक ऑथर के पीछे पड़ जाएगा अपने पैसे के लिए। मैं समझ सकता हूं, और यही डर एक आम इंसान को आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है। लेकिन जिसके पास आर्थिक ज्ञान है ना, वो इस सिचुएशन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। अगर वो नया खरीदार डिफॉल्ट करता है तो ऑथर के लिए ये बुरी खबर बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक और मुनाफे का बड़ा मौका है। वो कैसे? ये तो और सरदर्द वाला काम लग रहा है। क्योंकि कानून के हिसाब से अगर सामने वाला पेमेंट नहीं करता तो घर लीगली वापस ऑथर को मिल जाएगा। अब चूंकि कुछ साल बीत चुके हैं और मार्केट भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, तो उसी घर को 7,000 की जगह अब शायद $70,000 में दोबारा बेचा जा सकता है मार्केट में। एक नया खरीदार आएगा, नए 2,500 की प्रोसेसिंग फी देगा और एसेट का वैल्यू और भी बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस पूरी डील में ऑथर का अपना खुद का $1 भी नहीं लगा था कभी, तो उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है यानी ROI वो अनंत है, उसे इन्फिनिटी कहते हैं। कमाल है सच में। मतलब मेहनत करके अपनी आमदनी पर पहले 50% टैक्स दो और फिर बची हुई रकम बैंक में डालकर साल के 5% इंटरेस्ट का इंतजार करते रहो। दरअसल ये नॉर्मल लगने वाला रास्ता ज़्यादा मुश्किल और थकाने वाला काम है, लेकिन हम वही रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो हमें फेमिलियर लगता है। हमारे पेरेंट्स ने वही किया है। हाँ, आम लोगों को वो सेफ लगता है, पर असल में वो सेफ नहीं है। असलियत में दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे का आविष्कार करना ज़्यादा स्मार्ट तरीका है, जैसा उन्होंने किया। पर मुझे लगता है कि इस लेवल पर आने के लिए एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन चाहिए होती है। आप हवा में ये सब नहीं कर सकते, इसके लिए आपको चीज़ें आनी चाहिए। और यही पॉइंट हमें आर्थिक ज्ञान के 4 मुख्य स्तंभों यानी 4 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की तरफ ले जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ बिना इन 4 स्तंभों के ऐसी एडवांस डील करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। पहला स्तंभ है अकाउंटिंग। ये बेसिकली आर्थिक भाषा है दुनिया की। आपको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो को ठीक से पढ़ना आना चाहिए। अगर आप नंबर्स नहीं पढ़ सकते तो आप भी उस कैश फ्लो गेम वाली महिला की तरह बोट खरीद कर परेशानी होंगी सारी जिंदगी। राइट, अकाउंटिंग समझना तो बहुत बेसिक जरूरत है। और दूसरा पिलर क्या है? दूसरा स्तंभ है इन्वेस्टिंग। ये पैसे से पैसा बनाने का एक पूरा विज्ञान है। इसमें अलग अलग क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज और नए तरीके शामिल होते हैं, जैसे कि बिना बैंक के पैसे जुटाना, जैसा ऑथर ने दोस्त से उधार लेकर किया। हाँ, और तीसरा पिलर मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स होगा, जैसे उन्होंने फीनिक्स वाली डील में मार्केट की हालत को डीपली समझकर किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। जब बाकी लोग डरकर मार्केट से भाग रहे थे, तब उन्होंने सप्लाई और डिमांड के गैप को ठीक से पहचाना। उन्हें पता था कि लोग सस्ते घर लेने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें वो नो मनी डाउन का एक आसान ऑप्शन चाहिए। ये पूरी तरह से मार्केट की साइकोलॉजी को समझना होता है। और चौथा और शायद सबसे पावरफुल पिलर है द लॉ, यानी कानून और टैक्स के नियम। मुझे ना सच कहूं तो हमेशा लगता था कि टैक्स बचाना अमीर लोगों की कोई चोरी या फ्रॉड जैसी चीज होती है, लेकिन इन सोर्सेज से ये समझ आया कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आखिर काम कैसे करता है। हाँ, टैक्स लॉज का ज्ञान होना बहुत बड़ी पावर है। एक आम नौकरी पेशा आदमी पहले पैसा कमाता है, उसके बाद उस पे टैक्स देता है और फिर जो थोड़ा बहुत बचता है उससे अपना घर चलाता है। पर एक कॉर्पोरेशन पहले ढेर सारा पैसा कमाती है, फिर अपना सारा खर्चा निकालती है और आखिर में जो बचता है सिर्फ उसी पर टैक्स देती है। ये लीगल शील्ड उन्हें और भी ज्यादा अमीर बनाती रहती है। माइक्रोवेव डिनर खरीदते हैं।
माइक्रोवेव डिनर, ये थोड़ा फनी लग रहा है सुनने में। मतलब वो किसी ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं और म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स का एक पहले से बना बनाया पैकेज ले आते हैं। ये प्रोसेस बहुत आसान है और सच कहूं तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं क्योंकि इसमें उन्हें अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वो बस अपने पैसे दूसरों को दे देते हैं मैनेज करने के लिए। और फिर आते हैं टाइप 2 इन्वेस्टर्स। अगर आपकी एनालॉजी यूज करूं तो ये लोग माइक्रोवेव डिनर नहीं खरीदते, बल्कि ये मास्टर शेफ्स होते हैं जो बाजार से अलग अलग कच्चा सामान लाते हैं और अपना खुद का एक नया पकवान बनाते हैं। यानी वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर खुद अपनी एक नई डील क्रिएट करते हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी दी आपने। और स्रोत के मुताबिक एक सफल टाइप 2 इन्वेस्टर बनने के लिए आपके अंदर 3 खास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। पहला स्किल है वो देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। एक कहानी आती है ना बुक में जिसमें एक आदमी ने बड़ा सा और थोड़ा डरावना पुराना घर खरीद लिया था। सबको लगा कि इसने तो अपना पैसा लिटरली कबाड़ में डाल दिया है। हाँ, वो कहानी मुझे याद है, लेकिन किसी ने उस वक्त ये नहीं देखा था कि उस घर के साथ ही 4 खाली प्लॉट्स भी जुड़े हुए थे प्रॉपर्टी में। सही कहा। उस आदमी ने वो पुराना घर गिराया और उन खाली प्लॉट्स को किसी बिल्डर को 3 गुना दाम पर आसानी से बेच दिया। उसने बस वो देखा जो बाकी लोगों ने मिस कर दिया था, उनके डर की वजह से। बहुत खूब। और दूसरा स्किल क्या है? दूसरा स्किल है बिना बैंक के पैसे जुटाना। ज्यादातर आम लोगों की आर्थिक सोचना यहीं आकर रुक जाती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन वो फिनिक्स वाली डील हमने अभी डिस्कस की है ना, ऑथर ने बैंक जाने के बजाय अपने दोस्त से $2000 उधार लेकर बैंक की पूरी परेशानी को बाईपास कर दिया। अगर आपको कैपिटल रेस करना आता है, वो भी बिना किसी ट्रेडिशनल बैंक की मदद के, तो आपके लिए कोई भी डील नामुमकिन नहीं है। वाओ, ये तो कमाल का स्किल है। और तीसरा स्किल? और तीसरा और आखिरी स्किल है अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को काम पर रखना। देखो, एक सफल इन्वेस्टर कभी भी खुद पूरा काम नहीं करता है। वो अच्छे अकाउंटेंट, स्मार्ट लॉयर्स और बेस्ट एडवाइजर्स को अपनी टीम में रखता है जो कि आर्थिक और कानूनी रूप से उससे भी ज्यादा होशियार होते हैं अपनी अपनी फील्ड में। पर देखिए एक्सपर्ट जी, मुझे लगता है कि ये टाइप 2 इन्वेस्टर बनने का जो रास्ता आपने बताया है, ये हम जैसे आम इंसान को बेहद डरावना और बहुत ही रिस्की लगता है। हम लोग तो स्कूल से ही बस एक ही बात सीखते आए हैं कि गलती करना सबसे बुरी बात होती है लाइफ में। वो रेड पेन से मार्क्स काटने का डर हमारे दिमाग में बचपन से बैठ चुका होता है। तो ऐसे बड़े बड़े डील्स में पैसे खोने का डर तो और भी बड़ा होगा ना लोगों के दिमाग में। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। और यहीं पर एक और बहुत ही प्यारी एनालॉजी काम आती है जो इन स्रोत के फिलॉसफी वाले हिस्से को पूरी तरह से दर्शाती है। बचपन में याद कीजिए, जब हमने चलना सीखा था या जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो हम एक्चुअली सीखते कैसे हैं? हम बार बार गिरते हैं, हमारे घुटनों पर चोट लगती है, खून भी निकलता है। हाँ, चोट तो सबको लगी है बचपन में। वो चोट के निशान ही तो इस बात का सबूत है कि हमने साइकिल चलाना सीख लिया है। अगर हमें उस वक्त बचपन में गिरने की सजा दी जाती या हम गिरने के डर से साइकिल पर बैठते ही नहीं, तो क्या हम कभी अपना बैलेंस बनाना सीख पाते? नहीं ना। बिल्कुल नहीं। तो स्कूल हमें सिखाता है कि गलतियां करना बुरी बात है, लेकिन ये जो असली दुनिया है, खास तौर पर ये जो फाइनेंशियल दुनिया है, इसमें इंटेलिजेंस और असली ज्ञान गलतियों से ही आती है। जो लोग फेलियर को पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं, वो जाने अनजाने में सफलता को भी अपनी लाइफ से अवॉइड कर रहे होते हैं। फेलियर और नुकसान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे भागा जाए या डरा जाए। ये तो सफलता की पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही ज़रूरी और नॉर्मल हिस्सा है। सच में ये एक बहुत ही डीप पर्सपेक्टिव है। तो इस पूरी गहरी चर्चा से निष्कर्ष क्या निकलता है आज? हमें डीपली समझ आया कि डर और आर्थिक आत्मसंदेह आखिर में एक लायबिलिटी है। पैसे का आविष्कार बिल्कुल किया जा सकता है अगर हमारे पास सही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और वो 4 स्तंभ मौजूद हों जिनकी हमने बात की। आर्थिक आज़ादी आखिरकार सिर्फ किसी बैंक अकाउंट में रखे पैसे की बात बिल्कुल नहीं है। ये इस बारे में है कि क्या हम अपने दिमाग को, अपनी सोच को अपना सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर एसेट बना सकते हैं या नहीं। एकदम सही समअप किया आपने इसको। जिंदगी और मार्केट हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और नए नए उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अगर इंसान इन लगातार आने वाले बदलावों को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय उन्हें एक नए एक्साइटिंग खेल की तरह देखें, तो वो कभी निराश नहीं होगा लाइफ में।
अपने फाइनेंशियल आईक्यू को लगातार बढ़ाते रहना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करना सीखना, यही आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का सबसे बड़ा राज है आज के टाइम पे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम एक आखिरी विचार पर ध्यान देते हैं जो शायद इस पूरी लंबी चर्चा का सबसे बड़ा सबक है हम सब के लिए। हमें हमेशा लगता है कि कोई नया बिजनेस करना या किसी नई अपॉर्चुनिटी में अपना पैसा लगाना बहुत रिस्की काम है, लेकिन पता है असली रिस्क आखिर क्या है? असली रिस्क कुछ नया करने में नहीं है, बल्कि असली रिस्क आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में उन्हीं पुराने सैनिटाइज्ड और उन्हीं सेफ तरीकों से चिपके रहने में है जो अब पुराने हो चुके हैं। सोचने वाली बात सिर्फ इतनी सी ये है कि अगर कल को इकोनॉमी फिर से क्रैश करती है और पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बन जाता है, तो क्या उस वक्त हम उन लोगों में शामिल होना चाहेंगे जो अपनी बची कुची नौकरी बचाने के लिए बस गिड़गिड़ा रहे होंगे, या फिर हम उन थोड़े से लोगों में आना चाहेंगे जिन्हें ठीक से मालूम है कि उस खराब मार्केट को भी लाखों करोड़ों के अवसर में आखिर बदलना कैसे है? इसका पूरा फैसला सिर्फ और सिर्फ हम पर निर्भर करता है। इस बारे में सोचिए जरूर।